निधि दीक्षा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। लास्ट में हम किस बात कर रहे थे? सुबह की क्लास में हमने गुप्त पीरियड को कंप्लीट कर लिया था। गुप्त पीरियड की हमने लास्ट में बात कर ली थी। अब जो हमारी बारी है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी उत्तर गुप्त काल की बात करने की। उत्तर गुप्त काल में हमें चार वंश देखने को मिलते हैं, जैसे पुष्यभूति वंश है, इसके अलावा कुषाण वंश है, इसके अलावा हम पाल वंश है, सेन वंश है, चालुक्य वंश है, चोल वंश है, ये सारे सारे देखने को मिलते हैं। आपको ये सारे देखने को मिलते हैं उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में आज की हेडिंग डालिए मिलते हैं। आपको ये सारे देखने को मिलते हैं उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में आज की हेडिंग डालिए उत्तर गुप्त काल। हेडिंग डालिए उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त उत्तर गुप्त काल की बात करें तो हमने राजवंश जो है आपको काउंट कर दिया है। ठीक है भाई, मैं भेज देता हूं, लेकिन करूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले राजवंश लेकर वो पढ़ेंगे हम कौन सा वो है हमारे पास पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश लेकर बात करेंगे। अगर हम बात करें पुष्यभूति वंश लेकर इसी को वर्धमान वंश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सबसे पहला जो है उसी के नाम से वर्धमान वंश है। वर्धमान वंश तो सबसे पहले हेडिंग आपको पुष्यभूति वंश या वर्धमान वंश। ठीक है, सबसे पहला राजवंश आप आएंगे मेरे साथ और इसी बारे में समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप आएंगे पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश वंश या ब्रैकेट में डालिएगा वर्धमान वंश। वर्धमान वंश सबसे पहले इसको लेकर बात करें। देखिए अगर पुष्यभूति वंश इसके अलावा अलग अलग राज्य वर्धन, उसके बाद आया प्रभार वर्धन। प्रभार वर्धन तीन संतान रही, राजश्री, राज्य वर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। मेनली ये पूरा का वर्धन सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, इसको हर्षवर्धन की हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है और हर्षवर्धन के बाद सबसे ज्यादा हर्षवर्धन के मिलते हैं। ठीक है, वो सात घंटे वाली क्लास को यूट्यूब पर है। सबसे पहले पॉइंट बना लीजिए संस्थापन, स्थापना लिखेंगे। चलिए चलिए हेडिंग डालिए संस्थापक। संस्थापक संस्थापक को लेकर बात करें, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आपने इसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई। पुष्यभूति के द्वारा की गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा है इसका उल्लेख में कहां से देखने को मिलता है? इसने आपने इसका उल्लेख है ना, इसका उल्लेख उल्लेख वाण भट्टी हर्ष चरित्र में, हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है, वो मिलता है। ठीक है, क्लियर चीज है। एक पॉइंट छोटा सा पॉइंट था जो क्या करना। ठीक है, उसके बाद और भी आ जाए, जैसे हमने एक को लेकर बात की जिसका नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद और भी आ जाए, जैसे हम काउंट करना चाहें पूछा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? नरवर्धन, नरवर्धन। ठीक है, इसके अलावा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन, वर्धन और आदित्यवर्धन के बाद जो आया उसका नाम था प्रभावर्धन। क्या था? प्रभावर्धन। प्रभावर्धन था। अगर मैं बात करूं इसी प्रभावर्धन को लेकर बात करूं तो इसी प्रभावर्धन की तीन संतानें हुई, राजश्री, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। ठीक है, आप लिखेंगे प्रभावर्धन की तीन संतानें थी, यानी प्रभावर्धन की वर्धन की तीन संतानें थी। कौन कौन सी तीन संतानें थी उसके बारे में बात समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बड़े अच्छे बनेंगे। आप सबसे पहले राजश्री, राजश्री, इसके अलावा राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन और हर्षवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को लेकर छोटा सा डिस्कस करना चाहिए तो इसी हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में एक यात्री आया जिसका नाम था वेशम। वेशम 629 ईस्वी में इसी के समय काल में आया था, जो कि चीन यात्री जिसकी पुस्तक का नाम सीयू की। और हम बात करें ना केवल हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि पूरे वर्धमान के बारे में इसकी पुस्तक जानकारी मिलती है। वो था हर्षवर्धन के समय का वेशम। हर्षवर्धन के समय का वेशम आप लिखना है, इस पॉइंट को बना सकते हैं। आप एक बार इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। आप लिखेंगे हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में एक समय में एक चीनी यात्री वेशम, वेशम भारत आया था, भारत आया, जिसकी पुस्तक का नाम सीयू की है, सीयू की है, जिससे वर्धमान के बारे में, वर्धमान के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। सिंपल है, एक बात अब ये पेपर बेस किया गया था ना, ये पेपर बेस किया गया था इसको लेकर जो हमारे पास वर्धमान था। एक बार रिपीट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे सिंपल आपको क्रम याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा है उनको रिपीट करना है। अगर सबसे पहले आपने स्थापना किसने की थी? आपने इसकी स्थापना पुष्यभूति के बाद की थी और ऐसा वर्णन कहां देखने को मिलता है? वाण भट्टी पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित्र। इसमें वर्णन देखने को मिलता है इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति। ठीक है, इसके बाद अलग राजा पुष्यभूति के बाद अलग राजा उसका नाम था नरवर्धन और नरवर्धन के बाद अलग राजा उसका नाम था राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद अलग राजा उसका नाम था आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के बाद राजा जिसका नाम था प्रभावर्धन। और इसी प्रभावर्धन की तीन संतानें थी। कौन कौन सी? एक नाम था राजश्री, एक नाम था राज्यवर्धन सेकंड और एक नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। इसी हर्षवर्धन के बाद 629 ईस्वी में एक व्यापारी आया जिसका नाम था वेशम, जिसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। और इसी से हमें हर्षवर्धन की पूरे वर्धमान के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे समय का पूछे तो आया था तो वो 629 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक चीजें बन जाएगी। है अब जो बेस किया है उसे नोट डाउन करेंगे वरना हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इसको वो हमारे पास प्रभावर्धन से शुरुआत करेंगे और सबके बारे में जानते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिए साथ हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश पढ़ रहे हैं, वंश पढ़ रहे हैं। अगर पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना चाहें आगे तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक दो मिनट में चाहूंगा। बुक का नाम है कौन सी? बुक का नाम सीयू की, सीयू की बुक का नाम। देखिए अभी जो रेलवे में वैकेंसी आई है टेक्नीशियन क्या प्लीज बोलते हैं। एक मिनट लूंगा बस। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, चाहे वो यूपी पुलिस वाले चाहे रेलवे वाले चाहे रेलवे वाले बच्चे वो सभी वैकेंसी को करिएगा। मैं कह रहा हूं स्टेट नौकरी से कहीं बेहतर नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। वैकेंसी कम है लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रेलवे सिलेक्शन लेना ना वो स्टेट से आसान है। स्टेट में इतनी भर्तियां होती हैं, इतने जुगाड़ चलते हैं, भर्तियां के टाइम में कंप्लीट होती हैं, रेलवे की भर्ती जल्दी कंप्लीट होती है और आपसे मेरे कहने से जो भी तैयारी सारे टेक्नीशियन वाला फॉर्म अगर इजी बनना तो जरूर डालिए। जो फॉर्म आ रहे हैं अब जो फॉर्म आ चुके हैं चाहे वो चुनाव के लिए चाहे किसी के लिए अगर फॉर्म निकल चुके हैं तो बच्चे करा लेंगे, एग्जाम करा लेंगे, चाहे चाहे किसी का है ना। तो इस जो वैकेंसी रेलवे निकल जानी है ना तो उन्हें जरूर डालिएगा। ये आप ये बात जो मैं पूछा था वो ध्यान देंगे। कुछ मुद्दे सबसे पहले बात करेंगे वो प्रभावर्धन। प्रभावर्धन को लेकर बात करेंगे, चीज याद रखिएगा प्रभावर्धन के बारे में। सबसे पहली चीज प्रभावर्धन, प्रभावर्धन पूरे वर्धमान का प्रथम प्रभाव रखा है। सबसे ज्यादा और बारे में उनके बारे में उल्लेख नहीं है। शुरुआत सबसे पहले होती है प्रभावर्धन के बारे में। प्रभावर्धन वो आया एक बात हटी हुई किसी आपको साथ किसी के बाद इसके बाद हटी प्रभावर्धन इसको हटाने के बाद वो हटाने के बाद एक बार फटा बीमार पड़ता है, बीमार पड़ता है तो इसके इलाज के लिए इसका बेटा इसके दरबार में राजवर्धन भेजता है। कौन सा बेटा? वो राज्यवर्धन सेकंड। रसायन और सुसेन, तो आपसे पूछता है रसायन और सुसेन किसके दरबार में रहते थे? राज्यवर्धन सेकंड के दरबार में रहते थे। जब राज्यवर्धन सेकंड का पिता यानी प्रभावर्धन बीमार हो जाता है तो अपने दरबार में से दो वैद्य जिनका रसायन और सुसेन को भेजता है, लेकिन जीवित नहीं बच पाता है, मर जाता है। और इसी पर मरता है, इसी के साथ इसकी जो पत्नी जिसका नाम यशोमती वो सुसाइड कर लेती है, वो आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिखेंगे आप जो इसको लेकर पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट बनता है इसको लेकर ये वर्धमान वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था। पहला पॉइंट है सबसे प्रतापी राजा था। दूसरा आप लिखेंगे इसका विस्तार सिंध तक था। सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पाक तक था। किसका पुत्र प्रभावर्धन है ना। इसने एक बार इसने घोड़ों को हराया, इसलिए घोड़ों को हराया और हराने के बाद मूल केसरी की उपाधि धारण की। मूल भारी केसरी की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे एक बार यह बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है
इसका बेटा, राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड। इसके दरबार में रसायन और सुसैन, रसायन व सुसैन दो वैदों को भेजता है, दो वैदों को इसके इलाज के लिए भेजता है, इलाज के लिए भेजता है, लेकिन ये बचता नहीं है, लेकिन यह बचता नहीं है। और इसकी पत्नी यशोमती आत्मदाह कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। अब अगला राजा इसका बेटा राज्यवर्धन सेकंड बनता है, राज्यवर्धन सेकंड बनता है। अब अगला राजा कौन है? अब अगला राजा राज्यवर्धन सेकंड। अब हम डिस्कशन जो करेंगे वो राज्यवर्धन सेकंड को करेंगे, ठीक है? इसको लेकर राज्यवर्धन सेकंड को करेंगे। तो पहले इसे करेंगे, इसको लेकर जो पॉइंट बनते हैं तो उसके आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये वर्धमान प्रथम प्रताप राजा था, इसका सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान में है, इसने बुढ़ो को है और मूल किसी की परिणाम दी थी। जब एक बार विवाद हो जाता है तो इसका बेटा राज्यवर्धन सेकंड, इसके दरबार में रसायन और सुसैन दो वैदों को भेजता है, लेकिन बचता नहीं है, जिसके कारण इसी के शोक में इसकी पत्नी यशोमती जो है वो आत्महत्या कर लेती है। और इसके बाद इसका बेटा राज्यवर्धन सेकंड को बनता है, वही राजा बनता है। मेरे टाइम ये जाती है 60,000 की डेंसिटी है। ये मैं आपको बताऊंगा 10% को भी हो सकती है, नोटिफिकेशन भी पूरी तरीके से पढ़नी है, तो बहुत चेंजेस करनी है। अब हर टेक्निकल डिग्री मांगी जा रही है बस। चलिए नोटिफिकेशन सारी मांगे। अब इसके बाद जो अगला बेटा मतलब बेटा जो राज्यवर्धन सेकंड, इसे कहानी की शुरुआत होती है, उस कहानी को आप समझेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले उस कहानी के बारे में जानेंगे। चलिए अगर हम बात करें इसके बाद जो इसका बेटा राज्यवर्धन सेकंड, अच्छा मैंने आपको प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें बताई, प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें चीजों को समझिए। प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें कौन कौन सी तीन संतानें? राजश्री, ठीक है। सेकंड कौन है? सेकंड है राज्यवर्धन सेकंड। और थर्ड है हर्षवर्धन। अब चीजों को समझिए, अभ्यास कीजिए। देखिए जो राजश्री थी, राजश्री यानी राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन की बहन राजश्री, इसका विवाह होता है कन्नौज के मोगली वंश के ग्रहवर्मा के साथ। इसके साथ कन्नौज के मोगली वंश के ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह होता है। जब इसका विवाह हो जाता है तो दो व्यक्ति होते हैं, एक बंगाल का राजा था शशांक ना, गोल वंश का राजा शशांक। इसके अलावा एक था मालवा का राजा देवगुप्त। ये दोनों संधि करते हैं, मिलते हैं आपस में और आक्रमण करते हैं कन्नौज के मोगली वंश में। जब ये दोनों आक्रमण करते हैं कन्नौज के मोगली वंश में तो राजश्री के पति यानी ग्रहवर्मा को मार देते हैं और राजश्री जो है वो क्या होता है, विवाह होती है। इसी का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन सेकंड जो है राज्यवर्धन सेकंड जाता है, आक्रमण करता है एक राजा सैनिकों के साथ, ठीक है। लेकिन होता है वो भाग चुके हैं। उनमें से एक राजा जिसका नाम था शशांक, क्या नाम था? शशांक एक सैनिक रचता है और राज्यवर्धन सेकंड को दरबार में बुलाता है और दरबार में बुलाने के बाद राज्यवर्धन सेकंड को मार देता है। राज्यवर्धन सेकंड खत्म हो गया। अब आता है राजा हर्षवर्धन आता है, ना केवल अपनी बहन का बदला लेता है बल्कि इसकी बहन सती होने जा रही थी, मरने जा रही थी, मरते हुए उसे बताता है। और जो इसका विवाह हुआ था कन्नौज के मोगली वंश में वहां की 27 साल का है, यानी हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के साथ गद्दी पर बैठा था। तो कभी पूछता है कन्नौज का राजा कौन था? वो हर्षवर्धन। कैसे आया कन्नौज हर्षवर्धन के क्षेत्र में? आपने क्योंकि उसकी बहन विवाह हुई थी, जब बहन विवाह हुई तो राजपाट कैसे चले, इसको चलाने के लिए हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा कन्नौज की, ठीक है, कन्नौज की गद्दी पर बैठा। ठीक, तो एक बार चीज को समझिए, मैंने आपको समझाया। पहले आप एक पॉइंट को यहां लिखेंगे। सबसे पहला आप लिखेंगे इनका विवाह कन्नौज के मोगली वंश के ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। लेकिन बंगाल के गौंड वंशीय राजा शशांक व मालवा के राजा एक राजा देवगुप्त संधि करके ग्रहवर्मा को मार देते हैं। यहाँ पर ग्रहवर्मा का खेल खत्म हो गया, यानी राजश्री जो है वो विवाह हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद राज्यवर्धन सेकंड जो है ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए जाता है और आक्रमण सबसे पहले करता है मालवा के राजा देवगुप्त भाग छूटता है। लेकिन जो शशांक बड़ा चालाक था, शशांक राज्यवर्धन सेकंड को दरबार में बुला लेता है और बुला के मार डालता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर इसको चालू करेंगे। आप लिखेंगे राज्यवर्धन सेकंड देवगुप्त आक्रमण करता है, लेकिन देवगुप्त भाग जाता है। शशांक धोखे से राज्यवर्धन सेकंड को अपने दरबार में बुलाकर मार डालता है, ठीक है। अब यहाँ दो लोगों का खेल खत्म हो गया, राजश्री के पति ग्रहवर्मा और राज्यवर्धन सेकंड का। अब बात आती है किसको लेकर? बात आती है हर्षवर्धन को लेकर। राज्यवर्धन सेकंड के बाद अगला राजा हर्षवर्धन बना। अब यहाँ तक चीजों को पहले नोट करेंगे। इस कहानी को जैसे मैंने इस कहानी को बोला है उसी तरीके से आप भी लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस कहानी को लेकर। क्या राजश्री जिसका विवाह हुआ था कन्नौज के मोगली वंश में, इसको मार डालते हैं। इसके पति को कौन? एक था मालवा का राजा देवगुप्त और बंगाल के गोल वंशी राजा शशांक मिलकर इसके पति को मार देते हैं। राजश्री विवाह होता है, उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन सेकंड जाता है। राज्यवर्धन सेकंड देवगुप्त को आक्रमण करता है, देवगुप्त भाग चुका है, शशांक इसे दरबार में मार डालता है। उसके बाद जो राजा भाग छुड़ा। अब आते हैं हर्षवर्धन को लेकर। हाँ मेरे राज, चलिए अब हेडिंग करेंगे हर्षवर्धन, इसको लेकर बात करेंगे। अब हेडिंग करेंगे हर्षवर्धन। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन को लेकर। अगर मैं हर्षवर्धन को लेकर बात करूं, इसको लेकर हर्षवर्धन को लेकर बात करूं, सबसे पहले आप देखिए राज्यवर्धन सेकंड के मरने के बाद राजा इसकी बहन जो है, इसे पता चला कि भाई मेरी बहन जो है ना वो सती होने के लिए जा रही है, मरने के लिए जा रही है। ऐसा इसे कुंतल नामक अपने साथी से मिला, सोचना इसे कुंतल नामक अपने, ठीक है, कुंतल नामक अपने साथी से सोचना कि तेरी बहन जो है मरने जा रही है, उसे बचा ले, ठीक है। इसके अलावा इसका एक साथी था जिसका नाम था श्रीनाथ। क्या नाम था? श्रीनाथ। चलिए इसका एक साथी जिसका नाम था सिंहनाथ। अगर सिंहनाथ को लेकर बात करें तो सिंहनाथ के कहने पर ये कन्नौज की गद्दी पर बैठा। इसका एक और मित्र जिसका नाम था दिवाकर मित्र के साथी से अपनी बहन को खोजा, बहन को खोजा जो सती होने जा रही थी। तीन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन बनते हैं, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इसको लेकर हर्षवर्धन को लेकर आप लिखेंगे यह अपने भाई राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु के बाद राजा बना, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इसको लेकर आप लिखेंगे तीन व्यक्ति के नाम याद रखिए। कुंतल, कौन तीन व्यक्ति? एक का नाम कुंतल, एक का नाम दिवाकर मित्र और एक का नाम था हमारे पास सिंहनाथ। आपसे भी पूछ सकते हैं किसके दरबार में तीन व्यक्ति हैं, तो कहानी को जोड़कर समझिए। कुंतल व्यक्ति इसने बताया कि तेरी बहन मरने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर जा रही है, वहीं दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को खोजा, मनाया कि मत मर, और सिंहनाथ के कहने पर ये कन्नौज की गद्दी पर बैठा। तो तीन क्वेश्चन बनेंगे, इसकी सहायता से अपनी बहन को खोजा दिवाकर मित्र, इसने सूचना दी थी कि हर्षवर्धन की बहन जो है वो विंध्याचल में सुसाइड करने के लिए जा रही है कुंतल, और इसके कहने पर कन्नौज की गद्दी पर बैठा वो था सिंहनाथ। एक बार लिखेंगे इन्होंने ही बताया कि
राजश्री राजश्री विंध्याचल में मरने के लिए जा रही है, जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसको लेकर दिवाकर मित्र। आप लिखेंगे दिवाकर मित्र के कहने पर, दिवाकर मित्र के कहने पर, एक कहने पर इसने अपनी बहन को खोजा और मनाया और मनाया। नेक्स्ट आता है सिंगार को लेकर। आप लिखेंगे सिंगार के बारे में, सिंगार के कहने पर, सिंगार के कहने पर यह अपनी सॉरी यह कन्नौज की गद्दी पर बैठा। एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राजा था जो अपनी बहन के साथ गद्दी पर बैठा है, दोनों भाई बहन एक साथ गद्दी पर बैठे थे, तो आंसर को हर्षवर्धन की बहन राजश्री के साथ। एक पॉइंट बना लिखेंगे यहाँ पर, राजा हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के साथ गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बता दीजिए, इससे पहले वर्धमान की राजधानी पूरी कौन सी थानेश्वर थी? जब वर्धमान की राजधानी थानेश्वर थी, जब ये गद्दी पर बैठा अपनी बहन के साथ, उसने थानेश्वर से राजधानी हटाकर कौन सी कन्नौज बना दी? तो पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरी कन्नौज। तो क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज समझ चुके हैं किस कारण थी। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की? वो था हमारे पास हर्षवर्धन। ठीक है, तो एक पॉइंट बना लिखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। यहीं पर आप लिखेंगे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा से कन्नौज स्थानांतरित की। ठीक है, यहाँ तक चीजें देखते हैं, मुझे बताइए, वरना आप इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार नोट डाउन करिए हर्षवर्धन को लेकर अभी तक ये डिस्कशन है। इसके अलावा आगे की बहन और आगे की चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीजें। इसके अलावा हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है पुलकेशिन सेकंड के साथ नर्मदा नदी के तट पर, और इसमें हर्षवर्धन हार जाता है और पूरे पहले में हर्षवर्धन की एकमात्र हार थी पुलकेशिन सेकंड के साथ। ठीक है, और इसका वर्णन हमें एवल अभी के देखने को मिलता है। इसकी रचना रवि की लिखी है, जो कि दरबारी का पुलकेशिन सेकंड का। एक क्वेश्चन बनता है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। चलिए पलक, तुम कमेंट करते समय पलक नहीं झपकती हो क्या? नहीं, लगातार कमेंट मारती हो क्या? ठीक, तो एक बार आप इस चीज को लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। अब आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आप आगे की ओर लिखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी हार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी जीत के बारे में करेंगे। आप लिखेंगे पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। आप लिखेंगे हर्षवर्धन का युद्ध पुलकेशिन सेकंड के साथ नर्मदा नदी के तट पर होता है। नर्मदा नदी के तट पर होता है, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। यह हर्षवर्धन की एकमात्र हार थी। इसका वर्णन रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप याद रखेंगे पेपर में कहां से आएगा? चलिए छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, भूल तेरे साथ कैसे किया जाए। ठीक है, इसका वर्णन रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी समय 629 ईस्वी में हुमायूं आया था। हुमायूं इसके समय एक गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए एक आयोजन होता है, जिसमें इन सभी लोगों को खाना, धन, कपड़े आदि बांटता है। ऐसा ही एक आयोजन होता है प्रयागराज में। कहां होता है? प्रयागराज में होता है। और इस प्रयागराज के 643 ईस्वी में हुए सम्मेलन की, इस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता इसके द्वारा की गई, हुमायूं की थी। साथ ही साथ कन्नौज में भी हुआ था, लेकिन कन्नौज में हुमायूं अध्यक्ष नहीं था, बल्कि शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छा सूरज क्या आई थी एक बार है। ठीक, तो एक बार लिखेंगे, एक गाना सुना जाए। अच्छा चलिए इसी के मजे कोई बात नहीं, लेकिन आप इसी के समय 629 एडी में हुमायूं आया था। ठीक है, आप लिखेंगे इसके बारे में लीजिए थोड़ा सा। हुमायूं ने 643 एडी में प्रयागराज में हुए धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ कन्नौज के धर्म सम्मेलन में शामिल हुआ था। अच्छा कोई बताएगा हुमायूं आखिर भारत क्यों आया था? ठीक है, ठीक है सर, आपकी शादी भी नहीं हुई तो करवा दूं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी करवाने की? ठेकेदार हो गया है, ये दिला दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार कौन क्यों आया था? कौन हुमायूं को लेकर बात करें तो हुमायूं जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब हुमायूं नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, उस समय पर कुलपति कौन था नालंदा विश्वविद्यालय? इसी तो एक बार पॉइंट बना लिखेंगे, यहां पर नोट बना लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कराया जाता है। आप लिखेंगे हुमायूं भारत नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आया था। और इस समय पर नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, आगे हर्षवर्धन की बात करेंगे। चीन से आया था। और इसी की पुस्तक का नाम CUT इसी की पुस्तक का नाम। ठीक है, चलिए लग ऐसी बात किसान बस मेरा इतना नहीं बोलते। ठीक है, नोट करिए। इसके अलावा बात करें हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी कहा जाता है। पंच भारत मतलब पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आपसे पूछा इसको पंच भारत स्वामी कहा जाता है। हर्षवर्धन 5 कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका अंतिम युद्ध था गंजाम के उड़ीसा था। इसका अंतिम युद्ध था। ठीक, वाल्मीकि हर्षवर्धन में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा हुमायूं CUT में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, इसके 3 नाटक भी हैं, नालंदा, रत्नावली और प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ नोट करनी सारी चीजें आगे बढ़ेंगे, आगे करना शुरू करेंगे। हर्षवर्धन को लेकर आगे की बात करेंगे। चलिए अगर हम बात करें हर्षवर्धन को लेकर, इसे पंच भारत स्वामी कहा जाता है। मतलब पॉइंट बना लेंगे, इसे पंच भारत स्वामी कहा जाता है। पंच भारत स्वामी कहा जाता है। कौन से 5 क्षेत्र थे जो जिसके कारण हर्षवर्धन को पंच भारत स्वामी कहा गया? ये हर्षवर्धन भी है। ठीक है, इन्होंने 5 क्षेत्रों को जीता। जैसे 5 क्षेत्र कौन से थे? एक हमारे पास पंजाब। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कन्नौज। कौन सा कन्नौज? आप जानते हैं कन्नौज कैसे है? कन्नौज कैसे आप जानते हैं? इसके अलावा बंगाल, बिहार। कौन सा? बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पंच भारत। ठीक, इसके अलावा हम बात करें, आप एक पॉइंट बना लिखेंगे इसके बारे में। आप लिखेंगे हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध।
गंजाम का युद्ध था, गंजाम उड़ीसा, उड़ीसा का युद्ध था, युद्ध था, है ना? हर्षवर्धन के 3 नाटक, आप देखिए हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, कौन-कौन से 3 नाटक हैं? नागरानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागरानंद, रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, इसके ये 3 नाटक हैं, नागरानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके नाटक हैं हर्षवर्धन के नाटक, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इसे क्योंकि ये प्रयागराज और कन्नौज में धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था, गरीबों के लिए धर्म बांटता था, कपड़े बांटता था, है ना? जरूरत की चीजें देता था, इसलिए इसे प्राचीन भारत का कर्ण कहा जाता है, इसके अलावा इसे हिंदुस्तान का अकबर कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, कभी बहुत बड़ा नहीं था, आपको सच है झूठ नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है, 2 कहानियां और हैं, मतलब लोगों के द्वारा दी गई हैं, एक है हिंदुस्तान का अकबर और प्राचीन भारत का कर्ण, दानवीरता के कारण, आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे यहाँ पर, हर्षवर्धन की दानवीरता के कारण, हर्षवर्धन की दानवीरता के कारण, दानवीरता के कारण इसे निम्न नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है, जाता है, ठीक है? कौन कौन से निम्न नाम है? पहला है हमारे पास प्राचीन भारत का कर्ण, प्राचीन भारत का कर्ण, और हिंदुस्तान का अकबर, हिंदुस्तान का अकबर, इसकी 2 कहानियां, ठीक है? तो इसे नोट डाउन करिए, ये हमारा हर्षवर्धन खत्म होता है, ठीक है? हर्षवर्धन हमारे पास खत्म होता है, एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए। चलिए पूरा हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, वर्णन के प्रशासन को लेकर बात करें, कौन ही पूरा हो गया? वर्णन के प्रशासन को लेकर बात करें, वर्णन में कुछ पढ़ देखने को मिलते हैं, प्रशासन से संबंधित, इनको डिकोड करने के लिए इस स्टार्ट किया था, या फिर इसको क्या कहा जाता है, दोनों तरफ से पूछता है, जैसे अवंती, सिंहनाद, कुंतल, स्तंभ, चार भारत, सामंत, महाराज, ये कुछ वर्ड आते हैं, अगर हम बात करें अवंती को लेकर, तो अवंती होता है युद्ध में सेना का मंत्री, युद्ध में शांति का मंत्री, युद्ध में शांति का मंत्री, ये होता है कौन? ये होता है अवंती। सिंहनाद कौन होता है? सेनापति, सेनापति होता है सिंहनाद, ठीक है? अच्छा, कुंतल कौन होता है? घुड़सवार, मतलब जो हमारे पास असुर सेना का, असुर सेनापति, सेनापति, एक असुर सेना का अधिकारी, घोड़े वाली सेना का अधिकारी, स्तंभ होता है हमारे पास हाथी सेना का अधिकारी, हाथी सेना का अधिकारी, सेना का अधिकारी होता है कौन? होता है स्तंभ। चार भाग कौन होते हैं? वो होते हैं वैधानिक और अवैधानिक पुलिस अधिकारी, वैधानिक यानी जो वेतन मिलता हो, और अवैधानिक यानी जो वेतन नहीं मिलता हो, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास आता है वो सामंत महाराज, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, यही होता है जिसका नाम था सामंत महाराज, ठीक है? और महाप्रतिहार एक बड़ा है, वो राष्ट्रप्रसाद अध्यक्ष होता है, महाप्रतिहार, राष्ट्रप्रसाद अध्यक्ष, राष्ट्रप्रसाद अधिकारी, ठीक? तो ये हमारे प्रशासन को लेकर वर्ड देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे, किसको लेकर आप याद रखेंगे? अवंती, सिंहनाद, कुंतल, स्तंभ, चार भाग, सामंत महाराज, महाप्रतिहार, अवंती को लेकर बात युद्ध शांति का मंत्री, सिंहनाद सेनापति, कुंतल असुर सेना का सेनाधिकारी, स्तंभ हाथी वाली सेना का अधिकारी, चार भाग वैधानिक और अवैधानिक पुलिस अधिकारी, सामंत महाराज होते हैं प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसके डीएम है, महाप्रतिहार राष्ट्रप्रसाद का अधिकारी होता है। तो ये हमारे पास कुछ आज की जो हिंदी का डिस्कशन है, ये पूरा वर्णन उसको लेकर था, ठीक है? एक बार मुझे बताएंगे कि आज जो हमने बहुत सारी चीजें आपकी दी है, अगर ये है, फटाफट से कमेंट कर देंगे, और आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि इसके आगे का पोर्शन जो है वो कल ही हम पढ़ाएंगे, सुबह ही पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, तो एक बार मुझे बताएंगे फटाफट से, कोई दिक्कत समस्या है तो भाई, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, बस ठीक है? तो इसका आगे डिस्कशन, यानी आज आपने जो पढ़ा पूरा पूरा आपका वर्णन कंप्लीट होगा, वर्णन को लेकर डिस्कशन सारा, ठीक है? कल हम कन्नौज क्षेत्रीय पक्षी संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार वंश, ऐसे वंशों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, और प्यार से रखेंगे आगे चीजों को लेकर, ठीक ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, चलिए भाई, कल भी ख्याल रखिएगा, और जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप एलिजिबल है तो जरूर कॉल करिएगा, बाकी कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, आपके लिए होंगी, आप हेडिंग लगाएंगे, आपको होगा हमारे पास कन्नौज का पक्षी संघर्ष, कौन सा कन्नौज का पक्षी संघर्ष आप हेडिंग करेंगे? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर इसको लेकर बात करें, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर बात करें, तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ने से पहले थोड़ी सी आधार शिला रखनी होगी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर। अगर बात करें कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, तो इससे पहले यहाँ पर राजवंश है, शासक का हर्षवर्धन का, जिसने राजधानी कन्नौज को बनाया, हर्षवर्धन के बाद लगभग 100 साल के अंधकार में यहाँ पर किसी का शासन नहीं रहा, ऐसे ही रहा। उसके बाद उत्तरवंशी राजा जिसका नाम था यशोवर्मन, यशोवर्मन ने यहाँ पर शासन किया, इसे यशोवर्मन ने, इनके दरबार में कभी रहते थे जिनका नाम था भभूति, ऐसा हमें उनकी किताबों से देखने को मिलता है, जैसे उनकी किताबें देखने को मिलती है, हाँ देखने की प्रशासन प्रतिभा आलसी जो भी है, सब ठीक है? जैसे हमें पुस्तकें देखने को मिलती है, मालती मानव, उत्तरांचल और महावीर चरित्र, है ना? ऐसा देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण राजा है वो था यशोवर्मन, जो कि उत्पलवंशी था, उत्पलवंशी का राजा था, ठीक है? तो एक बार लिखिए इसके बारे में आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज, कन्नौज अंधकार में रहा, उसके बाद हर्ष के लगभग 100 वर्षों के बाद यहाँ पर उत्पलवंशी राजा, उत्पलवंशी राजा, राजा यशोवर्मन का शासन था, शासन था। ऐसा वर्णन हमें कहां से देखने को मिलता है? देखेंगे इन्हीं यशोवर्मन के दरबार में भभूति नामक एक रचनाकार रहते थे, जिनकी पुस्तकों से इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है, वो मिलता है, ठीक है? अच्छा, इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? अगर आपसे पुस्तकें पूछे तो पुस्तकें कौन सी हैं आप देखिए, यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, भभूति, भभूति, और भभूति की पुस्तकों को लेकर बात करें, 3 पुस्तकें आपको मुख्य रूप से आती हैं भभूति की, कौन सी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आती है मालती मानव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित, कौन सा? उत्तर रामचरित। ये इनकी कुछ पुस्तकें आती हैं जिनसे हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो ये तो हमारी आधार शिला थी, है ना? हाँ, ये तो हमारी आधार शिला थी, किसको लेकर? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, ठीक है? एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी से वास्तव में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी नहीं कराई जाती है, जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट भी जरूरी है ना? लगभग 80-90 पेज की आपकी पोस्ट रहेंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है?
तो एनसीआर हिस्ट्री ही नहीं बल्कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आजकल जो क्वेश्चन सामने नहीं है, चाहे वो हम करंट क्वेश्चन लेकर बात करें, ज्योग्राफी से लेकर पॉलिसी पॉलिटिक्स लेकर और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनसीआर हिस्ट्री जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैथ लेकर करते हैं, उसका परेशान मत हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसको लेकर यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पूछेगा इसके शासन के बाद कन्नौज के अंधकार में चला गया, आपने बोला हर्षवर्धन के शासन के बाद, आपसे हर्षवर्धन के शासन के बाद सबसे प्रतापी राजा कौन आया, किस वंश का था, उसके दरबार में कौन से कवि थे, रचना क्या है, इससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो लगभग 100 के बाद एक उत्पल वंशीय राजा आए जिनका नाम था यशोवर्मन, और हमें इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, आपके इनके दरबार में व्यक्ति रहते जिनका नाम था भभूति, और भभूति की पुस्तकें हैं माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र और उत्तर रामचरित्र, इनसे हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार से नोट डाउन करेंगे, अभी ये भी पूछेगा भभूति किसके दरबार में रहते थे, यशोवर्मन किस वंश के राजा थे, और वास्तव में कहां पर था उत्पल वंशीय राजा, उत्पल वंश कहां था, ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का एक राजवंश था, उत्पल वंश। ठीक है, यहाँ के राजा थे, यहाँ के राजा थे, एक बार से नोट करेंगे, आगे नोट डाउन फटाफट आगे बढ़े, बताते हुए नोट डाउन करें, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आगे कन्नौज के तरीके से हमारे पास चलेगा, और इसी को लेकर हम बात करेंगे आगे की ओर। फटाफट से कन्नौज के तरीके से समझिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब क्या जरूरी है क्या पढ़ना है। देखिए कन्नौज के तरीके से समझ हुआ कैसे, ये था हमारे पास तीन क्षेत्र, तीन क्षेत्र थे, तीन क्षेत्र को कहा गया, जैसे हम कहते हैं त्रिकोणीय सही चल रही है उसी तरीके से। यहाँ पे एक राजवंश जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, इंडिया के किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में था। यहाँ पर पाल वंश, पाल वंश इस डायरेक्शन में था, आपने ईस्ट में, ईस्ट में था पाल वंश। साउथ में था हमारे पास एक राजवंश जिसका नाम था राजपूत राजवंश, राजपूत राजवंश। ठीक है, ये था साउथ, और यहाँ पर था कन्नौज, यहाँ पर था कन्नौज यूपी में। देखिए चीजों को समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कन्नौज के तरीके से समझ में तीन राजवंशों ने भाग लिया, आपने कन्नौज के तरीके से समझ में राजपूत राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश इन्होंने भाग लिया। आपसे पूछता है कि प्रतिहार जो थे गुर्जर प्रतिहार किस तरफ थे, वेस्ट में थे। आपसे पूछा पाल जो थे किस तरफ थे, आपने ईस्ट में थे। आपसे पूछा राजपूत जो थे किस तरफ थे, वो साउथ में थे। एक क्वेश्चन बनता है एकमात्र राजवंश कन्नौज के तरीके से समझ में जो साउथ से आया था, दक्षिण से आया था, राजपूत राजवंश। कौन सा राजपूत राजवंश था, अगर हम इसको लेकर बात करें कन्नौज के तरीके से समझ को लेकर, तो राजपूत राजवंश का राजा जिसका नाम था ध्रुव। सबसे पहले कन्नौज के तरीके से समझ में भाग लेने वाला या कन्नौज के तरीके से समझ को स्टार्ट करने वाला जो राजा था ध्रुव प्रथम, कौन था ध्रुव प्रथम था। उसके बाद यहाँ से वत्सराज आया, यहाँ से कौन आया, यहाँ पर आया, तीन प्रमुख आए थे जो इनसे निकल सामने, जैसे यहाँ से आया ध्रुव प्रथम, ध्रुव प्रथम आया राजपूत से। ठीक है, यहाँ से आया वत्सराज निकल, वत्सराज निकल आया, और इस वाले क्वेश्चन से निकल आया धर्मपाल, धर्मपाल निकल आया। ठीक है, ये पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले भाग लिया किसने, ध्रुव प्रथम ने भाग लिया, ध्रुव प्रथम ने हराया धर्मपाल को, हराया ध्रुव प्रथम ने। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा वत्सराज जिसने ना केवल धर्मपाल को हराया बल्कि ध्रुव प्रथम को हराया। लगभग 150 साल का युद्ध चला, और अंतिम रूप से मिहिर भोज नाम का एक राजा था जिसने इस कन्नौज के तरीके से संघर्ष को जीता, साथ ही साथ अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। तो लास्ट टाइम में कन्नौज के तरीके से संघर्ष को फाइनली किसने जीता, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश, राजा कौन था जिसने फाइनली जीता था, मिहिर भोज। मिहिर भोज सारी पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कन्नौज के तरीके से संघर्ष में, कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में, संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, पाल वंश व राजपूत वंश ने, पूत वंश ने भाग लिया, ने भाग लिया। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने भाग लिया था किसमें, कन्नौज के तरीके से संघर्ष में। आपने स्टार्टिंग से ही राजपूत राजवंश का ध्रुव प्रथम, तो बना लिखेंगे पॉइंट। सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, संघर्ष में भाग लेने वाला राजा, भाग लेने वाला राजा ध्रुव प्रथम था, राजपूत राजा ध्रुव प्रथम था, प्रथम था जिसने जिसने पाल वंश के राजा, जिसने पाल वंश के राजा ये राजा धर्मपाल को हराया, धर्मपाल को हराया था। ठीक है, तो आपसे पूछा है धर्मपाल को हराया किसने था, तो वो राजपूत राजा ध्रुव प्रथम ने धर्मपाल को हराया था। लेकिन देखिए क्या करेंगे, उसके बाद एक राजा वत्सराज, वत्सराज ने ध्रुव प्रथम को हराया और धर्मपाल को हराया, दोनों को हराया है ना। एक पॉइंट बना लिखेंगे, इसके बारे में वो है हमारे पास। नेक्स्ट आप गुर्जर प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा, राजा वत्सराज ने, वत्सराज ने ध्रुव प्रथम, ध्रुव प्रथम व धर्मपाल को हराया, धर्मपाल को हराया। ठीक है, अब पॉइंट आता है अंतिम रूप से किसके द्वारा जीता गया, आप पॉइंट बना लिखेंगे अंतिम रूप से फाइनली किसने जीता, आप लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा एक राजा मिहिर भोज ने, मिहिर भोज ने लगभग 150 वर्षों तक चले इस त्रिपक्षीय संघर्ष को, तक चले इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता, को जीता और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, कन्नौज को बनाया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट बनता है, इसको राजपूत राजवंश। पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बनता है कि राजपूत राजवंश जो था एकमात्र ऐसा राजवंश था तीनों में से जो कि साउथ से आया था। आप लिखेंगे दक्षिण भारत से, आप लिखेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत से भाग लेने वाला, भाग लेने वाला एकमात्र राजवंश राजपूत राजवंश, राजपूत राजवंश। फटाफट से सारी चीजों को लिखेंगे, एक बार रिपीट करता हूं तब आप रहेंगे। कभी नहीं भाई, ठीक है मैं आपको करें। देखिए कन्नौज के तरीके से समझिएगा, वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार, ईस्ट से पाल और साउथ से राजपूत। राजपूत एकमात्र ऐसा राजवंश था जो दक्षिण भारत से आया। इसकी शुरुआत राजपूत राजा ध्रुव प्रथम ने की, ध्रुव प्रथम ने धर्मपाल को हराया। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने धर्मपाल और ध्रुव प्रथम दोनों को हराया, और अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने लगभग 150 वर्षों तक चले इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता, साथ ही साथ कन्नौज को राजधानी बनाया। ये सारे पॉइंट कन्नौज के तरीके से समझ में आते हैं, है ना। एक बार से फटाफट से नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार को लेकर इसका राजपूत राजवंश है ना, और इसके लिए बड़ा अलग युद्ध होता है। एक बार हमारे कॉलेज में मिहिर भोज की मूर्ति लगी थी, उसका उद्घाटन होना था, तो योगी आदित्यनाथ जी आए, है ना, उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि ये राजपूत है और ये है, वो ऐसे ही बुलाया योगी आदित्यनाथ जी को। उनके जाने के बाद हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद प्लेट वगैरह हटा के उनका नाम दिया कुछ। ठीक है, तो इस पर अलग विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन राजपूत राजवंश में काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजपूत राजवंश, राजपूत राजवंश, राजपूत राजवंश, राजपूत राजवंश को लेकर बात करें तो देखिए पहली चीज यशोवर्मन है। चलिए सब समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं राजपूत राजवंश को लेकर, तो इनसे पहले जो है वो कौन थे, वो थे हमारे पास चाणक्य, है ना। कौन है चाणक्य है, आपसे पूछा है राजपूत जो है किसके बारे में, चाणक्य के बारे में। चाणक्य को पहले चाणक्य के तीन साथी हैं, उन्हें एक साथ करना फ्लूट है। ठीक है, इसलिए हम राजपूत को पहले पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज मतलब नहीं है, इनके संग को लेकर पूछना है, इन चीजों को लेकर पूछना है, राजपूत को लेकर निर्माण को लेकर सारी चीजें। अगर बात राजपूत राजवंश को लेकर, तो राजपूत राजवंश जो है वो किसके बारे में, चाणक्य के बारे में। आपसे पूछा राजपूत राजवंश जो है वो किसके सामंत आपको चाणक्य के सामंत, किसके चाणक्य के सामंत। तो इसके अलावा इसकी स्थापना किसने की थी, एक पॉइंट बना लेंगे राजपूत थे, राजपूत चाणक्य के
क्योंकि सामंत थे, ठीक, इनका मूल स्थान क्या था? मूल स्थान क्या था? लातूर, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मूल स्थान था। इसके अलावा दक्षिण में फैली हुई थी, मूल स्थान कौन सा था? लातूर, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? इनका फाउंडर कौन था? वो था दंडीदुर्ग, संस्थापक था दंडीदुर्ग, दंडीदुर्ग ने, ठीक है। दंडीदुर्ग ने स्थापना की किसी? वो था राजपूत राजवंश, ठीक है, राजपूत राजवंश, ठीक। राजधानी को लेकर बात करें, पॉइंट आता है कि राजधानी क्या थी? अगर राजधानी को लेकर बात करें तो वो थी हमारे पास कर्नाटक, है ना? और कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र था? तो कर्नाटक में इनका क्षेत्र था मालखेड़, मालखेड़ कर्नाटक, मालखेड़ कर्नाटक। मैंने कहा मूल स्थान का मतलब है कि जब इन्होंने अपनी स्थापना की तो उस क्षेत्र पर जहां इनका मूल क्षेत्र है लातूर महाराष्ट्र, वहां पर इन्होंने किसको हराया? वो थे चालुक्य। इसलिए इनका मूल क्षेत्र तो महाराष्ट्र का लातूर है, लेकिन एक राजवंश एक जगह पर नहीं है। आज मुझे पढ़ने तो किसी कारण से पढ़ेंगे तो इनका स्थापना क्षेत्र हुआ, इन्होंने राजधानी मालखेड़ कर्नाटक को हराया, ठीक। सबसे पहले यही आते हैं चालुक्य की बात आई, यानी किसके सामने? चालुक्य के सामने मूल स्थान लातूर महाराष्ट्र वाला, संस्थापक दंडीदुर्ग था और राजधानी जो थी मालखेड़ थी, है ना, मालखेड़ थी। अगर बात करें इसके बाद जो राजा, जैसे सबसे पहले राजा दंडीदुर्ग, दंडीदुर्ग, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद कृष्ण, कृष्ण प्रथम, फटाफट बताइए कृष्ण प्रथम को लेकर क्या बात आपको पता है? दंडीदुर्ग कृष्ण प्रथम को लेकर, ठीक है। दंडीदुर्ग को लेकर हम बात करें, इन्होंने राजपूत राजवंश की, राजपूत राजवंश की नींव रखी थी, नींव रखी थी। कौन था? वो थे कौन? दंडीदुर्ग। कृष्ण प्रथम को लेकर बात करें तो अलग पॉइंट बनते हैं, जैसे कन्नौज के 325 संघर्ष में, कन्नौज के 325 संघर्ष में, सॉरी, कृष्ण प्रथम को लेकर बात करें, आप देखेंगे कन्नौज के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया, ठीक है। तो अभी तक केवल यही पॉइंट समझिएगा, दोहराता हूं, दंडीदुर्ग और कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, राजपूत राजवंश में चालुक्य के बाद मूल स्थान लातूर, संस्थापक दंडीदुर्ग, राजधानी मालखेड़, और दंडीदुर्ग के बाद जो राजा महत्वपूर्ण कृष्ण प्रथम, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो आपसे पूछा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ? वो राजपूत राजवंश, किस राजा के द्वारा हुआ? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाश मंदिर में कहां पर देखने को मिलता है? एलोरा में देखने को मिलता है कैलाश मंदिर, ठीक है। इसे नोट करिए, कैलाश मंदिर जो मंदिर है, क्लास स्टार्ट होगी, देखिए स्टार्ट होगी, कैमरा बंद हो, चलिए अब चलिए क्लास। एक बार बताइए, अब चलिए क्लास, अब चली होगी ना? एक बार बता दीजिए, एक बार चलिए, अभी चलिए, हाँ चलिए, चलिए। उसके बाद जो अगला राजा है वो है ध्रुव, कौन है? ध्रुव प्रथम है। अच्छा, ध्रुव प्रथम को लेकर आपने क्या बताया वो बताइए, ध्रुव प्रथम नेक्स्ट राजा है ध्रुव प्रथम। अगर ध्रुव प्रथम को लेकर बात करें तो सबसे पहली चीज कि ध्रुव प्रथम जो है वो राजपूत राजवंश के ऐसा राजा जिसने कन्नौज के 325 सबसे पहले भाग ध्रुव प्रथम। साथ ही साथ इसी ध्रुव प्रथम ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी हराया था। धर्मपाल को हराने के बाद इसने राज्य पर गंगा और यमुना की ताकत लगाई और धारा पाली। आपसे एक क्वेश्चन तरीके में बताऊंगा, आप देखिए कन्नौज के 325 संघर्ष में, कन्नौज के 325 संघर्ष में, 325 संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राजपूत राजा, राजपूत राजा ध्रुव प्रथम था। कौन था? ध्रुव प्रथम था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप नेक्स्ट याद रखेंगे, ये तो ध्रुव प्रथम, ठीक। उसके बाद आप याद रखेंगे ध्रुव प्रथम को लेकर आप लिखेंगे इसने इसने पाल वंश के राजा, पाल वंश के राजा, ये राजा धर्मपाल को हराया, धर्मपाल को हराया था, हराया था तथा हराने के उपलक्ष्य में अपने राज्य पर गंगा व यमुना की आकृति अंकित की, आकृति अंकित की, ठीक। आप नेक्स्ट इसी ने इसने ध्रुव प्रथम ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, धारण की थी। कौन था? वो था ध्रुव, ठीक है, ध्रुव प्रथम था। तो ध्रुव प्रथम को लेकर 3 पॉइंट याद रखने, सबसे पहला पॉइंट बनेगा, तरीका समझिएगा। सबसे पहले कन्नौज के 325 संघर्ष में भाग लेने वाला राजा कौन था? नाम नहीं प्रथम सबसे पहले था, है ना। आपसे पूछेगा किसके राज्य में गंगा और यमुना की आकृति देखने को मिलती है? वो था ध्रुव प्रथम, ठीक। इसके अलावा ध्रुव प्रथम की उपाधि क्या थी? धारावर्ष, यानी धारावर्ष की उपाधि। उसके बाद राजा जिसका नाम था गोविंद तृतीय, पूरे पूरे राजपूत राजवंश में सबसे पहले राजा हुआ कौन? गोविंद तृतीय। इसने कश्मीर तक के क्षेत्र को जीता, इसने श्रीलंका का आक्रमण किया, श्रीलंका के राजा को मंत्री को बंदी बनाकर कर्नाटक के अपने मंदिर के सामने रख दिया, मतलब करवा दिया। तो ये था हमारे पास गोविंद तृतीय, है ना, गोविंद तृतीय। एक बार ये गोविंद तृतीय के बारे में बात करेंगे, हेडिंग गोविंद तृतीय। आप देखिए, ये है पूरे पूरे राजपूत राजवंश में सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। आप देखिए, इसने कश्मीर तक के क्षेत्र को जीता था, क्षेत्र को जीता था। इसके अलावा नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इसने श्रीलंका का आक्रमण करके वहां के राजा और मंत्री को बंदी बनाकर अपनी राजधानी में टंगवा दिया, अपनी राजधानी में टंगवा दिया, राजधानी में टंगवा दिया, ठीक है, ठीक। तो एक बार इस चीज को समझिए, ध्रुव प्रथम को लेकर, ध्रुव प्रथम को लेकर, गोविंद तृतीय को लेकर, तो गोविंद तृतीय को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा राजा था जिसने कश्मीर तक क्षेत्र को जीता? अच्छा, कश्मीर तक क्षेत्र को जीतना कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है, क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक में है, कर्नाटक में महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, यूपी, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, कितने राजवंश बीच में पड़ेंगे, कभी महाराष्ट्र पहुंचे तो इन सभी राजवंशों को इन क्षेत्रों का राज करते थे, इन सभी को हराकर कश्मीर तक क्षेत्र को जीता गोविंद तृतीय। इसके अलावा आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा राजपूत राजवंश जिसने श्रीलंका के क्षेत्र को जीता? वो था गोविंद तृतीय, ठीक है, गोविंद तृतीय था, ठीक। कौन था गोविंद तृतीय? एक बार से नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। अरे भाई बंदी नहीं, वो बंदी है, ठीक है, वो बंदी, ठीक है, बंदी नहीं बनाया उसे, बंदी बनाया अच्छे से बंदी बना रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला राजा जो है वो था अमुक वर्ष। कौन था? अमुक वर्ष था। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है ना, जानकारी मिलती है, इन चीजों को समझिएगा। उसके बाद है अमुक वर्ष, अमुक वर्ष, देखिए अमुक वर्ष को लेकर बात करें तो राजपूत राजवंश में ऐसा राजा, है ना, राजपूत राजवंश में ऐसा राजा
महाराजा विलास की सबसे पहले समुद्र की लड़ाई थी, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने लड़ाई थी। ठीक है, अगर बात करें अहोवर्ष लेकर, अहोवर्ष एक मात्र ऐसा राजा था सूत्र राजवंश के साहित्य में जीता था। इसकी पुस्तक का नाम है कविराज मार्ग। इसके दरबार में 3 व्यक्ति रहते थे, जिनसे महावीर और सत्यवान। सत्यवान की पुस्तक का नाम है अहोवर्ती, महावीर की पुस्तक का नाम है गणित शास्त्र है, और जिनसे की पुस्तक का नाम आदिपुराण। एक बार काल पड़ता है कि अपनी हाथ की उंगली को काटकर लक्ष्मी जी को चढ़ा देता है। ये इतना अपनी जनता के लिए काम करने के लिए उसका वो होता है अहोवर्ष, है ना? तो इसके अलावा अहोवर्ष के बारे में पॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले पॉइंट। एक मात्र ऐसा राजा, एक मात्र ऐसा राजा, राजा जो साहित्य में रुचि रखता था, साहित्य में रुचि रखता था। इसकी पुस्तक भी है, इसकी पुस्तक का नाम कविराज मार्ग है। क्या है कविराज मार्ग? कविराज मार्ग है। ठीक है, इसके दरबार में 3 व्यक्ति रहते थे। आप इसके दरबार में 3 व्यक्ति रहते थे। कौन-कौन 3 व्यक्ति थे? जिनसेन, जिनसेन, महावीराचार्य, महावीराचार्य, ठीक है, और सत्तायन, सत्तायन। ठीक, इनकी पुस्तकें पूछ लेता है कभी-कभी कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? जिनसेन की पुस्तक को लेकर बात करें, इनकी पुस्तक का नाम है आदिपुराण। आदिपुराण इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, अगर हम बात करें महावीराचार्य को लेकर गणित शास्त्र में, गणित शास्त्र में। नेक्स्ट आते हैं सत्तायन, अम्भोगवृत्ति, अम्भोगवृत्ति इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, आप लिखेंगे एक बार अकाल के समय, अकाल के समय अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए यह अपने हाथ की उंगली को पाट पर चढ़ा देता है, पाट पर लक्ष्मी जी को चढ़ा देता है, लक्ष्मी जी को चढ़ा देता है। ठीक, एक पॉइंट लिखिएगा, आपको इनकी पुस्तक लिखी होगी कौन सी, वो है कविराज मार्ग। ये है पुस्तक, काव्य रस पुस्तक आधारित है, पुस्तक पर आधारित है, आधारित है। यहाँ की चीजों को समझिएगा, क्वेश्चन करने में बताऊंगा। क्वेश्चन ये बनते हैं, अम्भोवर्ष को लेकर ऐसा राज्य साहित्य में रुचि रखता था, इसका राष्ट्रकूट राजवंश का अम्भोवर्ष। इसकी पुस्तक का नाम कविराज मार्ग, इस पर आधारित काव्य रस आधारित है। इसके बाद 3 व्यक्ति रहते हैं, आपको इनके नाम पूछेगा, जिनसे महावीराचार्य और सत्तायन, इसके दरबार में रहते थे, उनकी पुस्तकों का नाम है। जैसे अम्भोवर्ती की पुस्तक, गणित शास्त्र की पुस्तक, आदिपुराण की पुस्तक है। तो आप अगर तीनों अम्भोवर्ष के दरबार में रहते हैं, जिनसे की पुस्तक आदिपुराण, महावीराचार्य की गणित शास्त्र में, सत्तायन की अम्भोवर्ती। वहीं पर एक बार काल हाथ उंगली को लक्ष्मी को चढ़ा देता है, अपनी जनता आकाश से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे बताऊंगा, ये आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर राजा होता है इंद्र देव, है ना? इंद्र देव के समय अनसुली भारत आया था। एक क्वेश्चन आता है, अनसुली भारत किससे आया था? इंद्र देव। नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट बात करें वो इंद्र प्रत्यय, इंद्र प्रत्यय, इंद्र प्रत्यय। आपने इसके समय अनसुली भारत आया था, आपसे इसके समय आराम से अलमसूरी, अलमसूरी भारत आया था, भारत आया था। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्ण प्रत्यय, कृष्ण प्रत्यय, कृष्ण प्रत्यय की बात करें, आप क्या करेंगे? इसने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था। लेकिन परांतक प्रथम को हराने के बाद, परांतक प्रथम को हराने के बाद, हराने के बाद अकाल वर्ष की उपाधि धारण की, अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इसने तमिलनाडु में, इसने तमिलनाडु में कृष्णेश्वर मंदिर का, किसका? कृष्णेश्वर मंदिर का, कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था। ठीक है, इसके अलावा इसके दरबार में, इसके दरबार में पूर्ण नामक कवि रहते थे, पूर्ण नामक कवि रहते थे, जिनकी पुस्तक का नाम, जिनकी पुस्तक का नाम शांति पुराण है, शांति पुराण है। यहाँ शांति पुराण की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके बाद जो राजा आया वो था हमारे पास, इसके बाद जो राजा आया वो था कर्क सेकंड। ठीक है, कर्क सेकंड, कर्क सेकंड। आप लिखेंगे कर्क सेकंड को, कर्क सेकंड को, सेकंड को चालुक्य राजा, चालुक्य राजा तेरह सेकंड ने हराया, तेरह सेकंड ने हराया। और फिर से चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश उभर कर आया। ठीक है, इनसे पहले भी चालुक्य थे और इनके बाद भी चालुक्य आए। ठीक है, इनके बाद फिर से चालुक्य थे। ठीक, एक बात समझिएगा, इंद्र प्रत्यय इसके समय अरब पे अमशुली भारत है। इसके अलावा बात करें कृष्ण प्रत्यय आप समझिएगा, पूरा परांतक प्रथम को हराया था, वो था कृष्ण प्रत्यय। इसके अलावा इसकी उपाधि थी आकाल वर्ष, कृष्ण प्रत्यय की सोलह के बाद परांतक प्रथम को हराने के बाद आप समझिएगा कृष्ण मंदिर का निर्माण से कराया तमिलनाडु में कृष्ण प्रत्यय। इसके दरबार में पूर्ण देते हैं कवि कौन? आप समझिएगा पूर्ण इसके दरबार में कृष्ण प्रत्यय के दरबार में कुछ मुझे पूर्ण पुस्तक का नाम शांति पुराण, शांति की पुस्तक का नाम पूर्ण की पुस्तक का नाम है। आप समझिएगा कि हमारे पास राष्ट्रकूट राजवंश शांति वाला होता है कर सेकंड को किसने हराया? तेरह सेकंड ने, इस राजवंश की किसने लगी? चालुक्य राजवंश। इससे पहले चालुक्य थे और इनके बाद चालुक्य थे, इससे पहले चालुक्य थे और इनके बाद चालुक्य है। ठीक है, तो ये हमारे आज जो पॉइंट खत्म होते हैं वो है अनोखा तरीके से और राष्ट्रकूट राजवंश। और कौन सा राष्ट्रकूट राजवंश? शाम को हम पढ़ेंगे चालुक्य, चालुक्य 3 साल है, इसमें चालुक्य नहीं था, तो इनके पहले चालुक्य थे, इनके बाद चालुक्य है। तो कल मतलब आसाम की क्लास में चालुक्य राजवंश को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पल्लव वंश, पाल वंश, सेन वंश, ये कुछ बचेंगे हमारे पास। आने वाले 3 से 4 क्लास में सभी को करेंगे। तो एक बार फटाफट से बताएंगे आज की क्लास को लेकर आपको कैसा लगा। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट को बात करता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ना कभी आपसे ये पूछा ना किसी राजा का आपसे सवाल पूछा ना तो कोई फायदा है ना? आप चीजों को लिख करके एग्जाम आपको देखने को मिलती है। जितने भी राजवंश हैं हमेशा हमेशा इनकी राजधानी पूछी, हमेशा क्षेत्र पूछा गया, राजाओं के बारे में इनको हम डिस्कस करेंगे, बाकी कोई चीज नहीं। ठीक है, तो एक बार से फटाफट से राष्ट्रकूट राजवंश से समझिए। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताएंगे आज की क्लास को यहीं पर रोकते हुए और शाम को पढ़ेंगे नेक्स्ट राजवंश के बारे में। लगभग आपका समाप्ति हो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने हालांकि जो तक हुआ है सामान्य क्लास में अब तक पढ़ा हुआ सब कुछ रिवाइज कर लेना। अगर सब कुछ नहीं कर सकते तो लास्ट 3 से 4 क्लास जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं, हालांकि कल शाम को मिलते हैं, शाम को अपने चालुक्य राजवंश से बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालांकि धन्यवाद चाहिए।
ताकि आप आगे बच्चे दोनों का रिवीजन कर सकें। अगर आपकी क्लास में आपका एनसीईआरटी क्लास है और आप सभी को पढ़ाई होती है लेकिन लर्निंग सारे मोहिम मनोज ने क्लास लेते हो। अच्छा मैंने कहा हमें सब वायरस मिलेगा फोन लोग फोन वायरस किसी एप्पल स्टोर पर वायरस और जब आप क्लास में क्लास में बच्चा वायरस ग्रुप में वही मनोज वायरस है वो आपका क्लास में क्लास से वायरस एंटी वायरस में आप लेते हैं एंटी वायरस का वायरस की बात होती है क्लास स्टार्ट करेंगे हेडिंग करेंगे चल के राजन लेकिन चल के राजन सुना है तीन शाखा हमें चल के राजन को तीन शाखाओं में पढ़ना है कौन सी तीन शाखाएं पहले हेडिंग करेंगे चल के राजन पहले नहीं रखेंगे चल के राजन पहले इसको नहीं रखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर चल के राजन को लेकर बात करें ठीक है चल के राजन को लेकर बात करें इसके तीन क्वेश्चन हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड और थर्ड तीन भागों में चल के राजन को पढ़ना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड चलिए एक मिनट रुकिएगा एक बार इसे जरा मनोज को थोड़ा सा किनारे करके चलते हैं अब ठीक है चलिए तो इसके तीन शाखाएं तीन क्वेश्चन कौन कौन से सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास वादा या फिर वादा के चल के वादा के चल के ठीक है दूसरा आता है हमारे पास वेंगी के चल के वेंगी के चल के और थर्ड आता है हमारे पास कल्याण के चल के कल्याण के ये चल के ये तीन क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं ठीक है इनमें संस्थापक पूछेगा कुछ पूछेगा अगर संस्थापक को लेकर बात करें संस्थापक कौन से तो बादामी या वादा के चल के संस्थापक है पुलिकेशन प्रथम जो है संस्थापक है बादामी या वादा के चल के पुलिकेशन फर्स्ट और इनका क्षेत्र होगा बादामी या वादा अच्छा ये बादामी या वादा कौन सा क्षेत्र आपकी कर्नाटक वाला कौन सा कर्नाटक वाला क्षेत्र याद रखना मैंने आपको बताया लास्ट राष्ट्रपुर राजन से राष्ट्रपुर राजन से बादामी या वादा के चल के बारे और इनकी राजनीति को मानने के खिलाफ मानने के मतलब कर्नाटक तो इनकी बात है तो जगह तो कर्नाटक क्षेत्र में वहीं बात है इसको लेकर वेंगी के चल को लेकर तो इनके संस्थापक किसको कहता है वो हमारे पास ठीक है वो हमारे पास विष्णुवर्धन है संस्थापक विष्णुवर्धन विष्णुवर्धन और इनका क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र ठीक है अगर बात करें चल को लेकर तो इनके संस्थापक कहा जाता है 13 सेकंड को कहा जाता है और इनका क्षेत्र कौन सा महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र गुजरात वाला क्षेत्र ठीक है तो देखिए सबसे पहले चल के जो शाखाएं कितनी भागों में आपके तीन भागों में कौन कौन से तीन भाग बादामी या वादा के चल के वेंगी के चल के और कल्याण के चल के अगर बात करें बादामी या वादा के चल को लेकर तो इनके संस्थापक पुलिकेशन प्रथम वेंगी के विष्णुवर्धन और कल्याण के 13 सेकंड अगर बात करें बादामी या वादा के चल के क्षेत्र कौन सा कर्नाटक वेंगी के चल के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में और कल्याण के चल के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ठीक है बहुत बढ़िया ठीक आगे प्रकार समझिए तो ये बात आपको दिखा देता हूं कौन कौन से क्षेत्र कैसे आपको दिख रहा है चलिए ये हमारे पास कौन कौन सा एक बार नोट करके देखते हैं यहां पर जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र ये बादामी या वादा के चल के बादामी या वादा या वादा के चल के ठीक है नेक्स्ट आता है ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ये थे हमारे पास कल्याण के चल के कल्याण के चल के और आपको यहां पर दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन यहां पर वेंगी के चल के कौन से वेंगी के चल के ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा शुरुआत करूंगा मुझे बताइए वेंगी के चल के भारत के पूरी तक की होती है पश्चिम तक की होती है पूरी तक की होती है पश्चिम तक की होती है पहला क्वेश्चन ये बताएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे वेंगी के चल को लेकर पूछ लेता है कि ये जो राजस्थान किस तरह का किस क्षेत्र में था किस तरह का था सारे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इस तरह वेंगी के चल को लेकर बात करें ये हमारी पूरी तक इस तरह का तो यहां तक चीज को समझेंगे तो पहले से नोट करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे बादामी या वादा के चल को लेकर इसको बादामी या वादा के चल को लेकर शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी क्वेश्चन है इसे नोट करिए उम्मीद है कैसे कर लिया है पूरी तक शुरुआत से करेंगे शुरुआत करेंगे वो है हमारे पास बादामी या वादा के चल के हेडिंग डालिए बादामी या वादा के चल के ठीक है चलिए पहले डालिए बादामी या वादा के चल के इसकी शुरुआत करें सबसे पहले क्या पूछा आपको पता होगा क्षेत्र कौन सा संस्थापक कौन था कहां से जानकारी मिली है कहां से नहीं ये प्रश्न है अगर बादामी या वादा के चल को लेकर बात करूं सबसे पहली शाखा जो थी मूल शाखा जो थी वो बादामी या वादा ठीक है संस्थापक पुलिस प्रथम थे ऐसा हमें अहमद बिन देखने मिलता है उनकी राजनीति जो है वो कौन सी कर्नाटक की कर्नाटक की कर्नाटक वाला क्षेत्र इनकी राजनीति तो एक बार देखिए हेडिंग सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्र चलिए संस्थापक ठीक है स्रोत क्या है जानकारी का सोर्स क्या है इसके अलावा इनका क्षेत्र कौन सा था इनको लिखा सबसे पहले लिखेंगे संस्थापक पुलिस प्रथम वो संस्थापक पुलिस फर्स्ट जो था वो संस्थापक था इसके अलावा स्रोत क्या है वो अहमद अभिलेख जो है इनका स्रोत ठीक इसके अलावा हम बात करें क्षेत्र कौन सा कर्नाटक कर्नाटक में क्षेत्र कौन सा बादामी वाला क्षेत्र कौन सा बादामी वाला क्षेत्र का इसके बाद जो जाए पुलिस प्रथम के बाद जो जाए वो कौन सा कीर्ति वर्धन प्रथम कीर्ति वर्धन प्रथम वास्तव में बेकार पुलिस प्रथम का बड़ी है इसे वास्तविक निर्माण माना जाता है बादामी का क्योंकि इन्होंने बहुत निर्माण किया इसको बादामी वाले क्षेत्र इन्होंने जो पाली हंडी से मतलब सास है ठीक है कीर्ति वर्धन प्रथम यही बनते हैं संस्थापक पुलिस प्रथम उसके बाद जो जाए उसका नाम था कीर्ति वर्धन फर्स्ट अगर कीर्ति वर्धन फर्स्ट को लेकर बात करें सबसे पहले इसे बादामी या वादा का निर्माता माना जाता है क्या माना जाता है निर्माता माना जाता है इसको माना जाता है अपनी होता कीर्ति वर्धन अब यही है पुलिस प्रथम का बेटा उनका बेटा ठीक है इसकी उपाधि लिखेंगे उपाधि कौन सी उपाधि अगर उपाधि की बात करें तो उपाधि से करके पृथ्वी वल्लभ और शाह से और शराब शेखर दो उपाधि से करके ये सरकार इसको कीर्ति वर्धन प्रथम इसके बाद जो राजा उसका कीर्ति वर्धन सेकंड अगर मैं ये कहूं कि पूरे चालुक्य शाखाओं में सारी चालुक्य शाखाओं में सबसे प्रतापी राजा तो पुलिस सेकंड जो है इसी समय पल्लव चालुक्य संघर्ष देखने मिलता है इसके अलावा पुलिस सेकंड ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया महेंद्र वर्मन को हराने के बाद आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र ले लिया और लेने के बाद इसको पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया उसे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र लिया और अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और विष्णुवर्धन ने यहीं पर वेंगी चालुक्य की स्थापना की तो वास्तव में वेंगी चालुक्य की स्थापना कैसे होती है अपनी पुलिस सेकंड जो बादामी वादा के चालुक्य शासक था उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन से आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र लिया अपने विष्णुवर्धन को दिया विष्णुवर्धन ने यहीं पर वेंगी चालुक्य की रखी ठीक है इसके अलावा इसका युद्ध देखने को मिलता है इसलिए राजा इसको पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा है नरसिंह वर्मन ने पुलिस सेकंड को मौत के घाट उतार दिया और एक उपाधि हटा दी वादा की और ये जो पुलिस सेकंड था ये अपनी बेटी को सेकंड आत्महत्या कर लेता है युद्ध में ठीक है तो पहले पॉइंट बोलेंगे इसको लेकर पुलिस सेकंड हेडिंग पुलिस सेकंड सबसे पहले लिखेंगे ये है पूरे चालुक्य राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन वो पुलिस सेकंड सबसे प्रतापी राजा इसके बाद बात करें अब लिखेंगे इसी के समय चालुक्य पल्लव संघर्ष देखने मिलता है और ये है पल्लव राजा नाम जो क्या था पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है इस वाले क्षेत्र को ठीक है चलिए अच्छा विकास करने लगता है जो आता है ठीक है अच्छा इसके बाद हम बातें इसी को लेकर मैं चाहूंगा लिख सकता हूं करेंगे ताकि नेक्स्ट पेज में आ जाए फ्लो होता है मैं यहीं पर लिख देता हूं पुलिस सेकंड को लेकर मैं पुलिस सेकंड को लेकर सबसे सॉरी पुलिस सेकंड को लेकर इसके बाद लिखेंगे विष्णुवर्धन इसी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में वेंगी चालुक्य की स्थापना करता है आप लिखेंगे विष्णुवर्धन इसी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में वेंगी चालुक्य की स्थापना करता है ठीक है अच्छा इसने इसको हरा दिया महेंद्र वर्मन को हरा दिया अब महेंद्र वर्मन का बेटा आएगा और बेटे का नाम होगा नरसिंह वर्मन अपनी ताकत बदल है पुलिस सेकंड को हराता है वादा की उपाधि धारण करता है तो इस पॉइंट को लिखेंगे या आप लिखेंगे महेंद्र वर्मन का बेटा का पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट
उपाधि कौन दी? उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है। यहाँ पे दिक्कत मुझे आपसे बताइए वरना हमारी ठीक है। हाँ आकाश ठीक है चलिए। तो एक बार मैंने जो पढ़ा उसको समझिए। मैंने ये पढ़ा आपको, अब तक जो मैंने आपको समझाया दो तीन चीजें मैंने आपको क्या समझी, वो दो तीन चीजें क्या थी समझिए। शांत दिमाग से सबसे पहला वाराणसी वाराणसी जो चालुक्य थे उनका क्षेत्र था वाराणसी वाराणसी कर्नाटक वर्णन है वो लिखते हैं संस्थापक पुलिस था। उसके बाद कीर्ति वर्धन जो कि वाराणसी वाराणसी का वास्तविक निर्माता माना जाता है। इसकी उपाधि थी पृथ्वी वल्लभ प्रशास है ठीक है। इसका बेटा पुलिस का बेटा उसके बाद पुलिस सेकंड है जो सबसे बड़ा था। इसी समय पर चालुक्य पल्लव संघ से मिलता है। इसी चालुक्य पल्लव संघ से पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराता है। महेंद्र वर्मन से आंध्र प्रदेश का क्षेत्र लेकर अपने विष्णु वर्मन को देता है। विष्णु वर्मन इसी क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश में वेंगी चालुक्य की स्थापना करता है। अपने बाप को बदलने के लिए पल्लव नक्शी वर्मन को मारता है और पुलिस सेकंड को मौके पर वाराणसी को उपाधि करता है ठीक है। तो ये हमारा परिसर से संबंध है। बड़े चलिए बढ़ते हैं आगे की कोशिश करते हैं बढ़ने की। अच्छा पुलिस सेकंड को लेकर एक पॉइंट छूट गया उसे याद रखेंगे। पुलिस सेकंड को लेकर है ना आप लिखेंगे इसी में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था को हराया ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग अगले राजा की बात करेंगे। चलिए अगले राजा की बात करते हैं। अगले राजा कौन है राजा? विजयादित्य। विजयादित्य अगर विजयादित्य की बात करें अगर आपसे पूछे पूरे पूरे चालुक्य राजवंश से सबसे बड़ा पूरे पूरे राजवंश से सबसे बड़ा शासन का किसका वो था विजयादित्य सबसे बड़ा शासन था। इसे वास्तविक निर्माता माना जाता है चालुक्यों का। क्यों माना जाता है वास्तविक निर्माता? जरासंध रहेगा निर्माण करेगा तो वास्तविक निर्माता किसे माना जाता है वो विजयादित्य और विजयादित्य इसका इसलिए पकड़ करके मंदिर निर्माण कराया सिर्फ तो तीन पॉइंट बनते हैं इसको विजयादित्य को लेंगे। ये है इसका शासनकाल इसका सबसे लंबा शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल शासनकाल था सबसे लंबा इसका पूरा विजयादित्य। इसका बात करें इसे वास्तविक निर्माता माना जाता है निर्माता माना जाता है ठीक है। इसके अलावा इसी ने हेडिंग लगा इसी ने पकड़ करके एक शिव मंदिर का निर्माण कराया एक शिव मंदिर का निर्माण कराया ठीक है। उसके बाद आता है विक्रमादित्य सेकंड कौन आता है? विक्रमादित्य सेकंड विक्रमादित्य सेकंड अगर विक्रमादित्य सेकंड को लेकर बात करें इससे क्या पॉइंट बनते हैं देखिए विक्रमादित्य सेकंड चलिए अच्छा बताइए वाराणसी की बात करिए चालुक्य का किला था फटाफट बताइए बातचीत होती है में किस बात को होती है बताइए देखते हैं कि कहां बात करते हैं फटाफट बताइए आगे जो बढ़ने वाराणसी की बात चालुक्य का किला था जिसे मारा से राजपूत राजा मारा राजपूत राजा ने स्थापना की बड़ी फटाफट अब आगे बढ़ जाएगा। अगर बात करें विक्रमादित्य सेकंड तो विक्रमादित्य सेकंड ने एक पल्लव राजा जिसका नाम था नंदीवर्मन नंदीवर्मन को हराया और एक उपाधि धारण की जिसका नाम था कांचीपुर कांचीपुर क्यों कांचीपुर क्योंकि पल्लवों का क्षेत्र था कांचीपुर था कांचीपुर था इसका वैसे दो पत्नियां थी एक का नाम था लोकेश्वर महादेवी एक का नाम था त्रिलोकेश्वर महादेवी। लोकेश्वर महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो आगे चलकर एक मंदिर बना जिसका नाम था विरूपाक्ष मंदिर और त्रिलोकेश्वर देवी ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम था त्रिलोकेश्वर मंदिर और आगे चलकर मल्लिकार्जुन मंदिर कौन सा मल्लिकार्जुन मंदिर बना चलिए एक बार पॉइंट बता लिखेंगे इसके बारे में देखिए इसने इसने पल्लव राजा अच्छा पल्लव की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो कांचीपुर कांचीपुर थी ठीक है। पल्लव राजा नंदीवर्मन को हराया इसको नंदीवर्मन को हराया और एक उपाधि धारण की कांचीपुर धारण की कांचीपुर धारण की इसकी दो पत्नियां थी कौन कौन सी? एक का नाम था लोकेश्वर महादेवी एक का नाम था त्रिलोकेश्वर महादेवी लोकेश्वर महादेवी त्रिलोकेश्वर महादेवी ठीक है। अच्छा अगर बात इसको लेकर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे लोकेश्वर महादेवी जो है इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया लोकेश्वर मंदिर लोकेश्वर मंदिर ठीक है। और लोकेश्वर मंदिर जो आगे चलकर विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष मंदिर ठीक है। अच्छा अगर बात इसको लेकर ये जो आगे त्रिलोकेश्वर महादेवी इन्होंने बनाया लोकेश्वर मंदिर लोकेश्वर मंदिर और आगे चलकर यही बना आगे चलकर यही बना मल्लिकार्जुन मंदिर मल्लिकार्जुन मंदिर आगे चलकर यही मल्लिकार्जुन मंदिर ठीक है। इसको लेकर यही दो आपको चीजें याद रखनी थी ठीक है। कोई दिक्कत है? मेरे मुझे याद सकता कहाँ है कहाँ है मेरा बाण कैसे तुम्हारी छाती में करने की इस बार सामने होते तो खौफ लगा चलिए अगर बात इसको लेकर आपको दो राजाओं को लेकर डिस्कस किया एक है विजयादित्य सबसे लंबा शासनकाल विजयादित्य इसका वास्तविक निर्माण विजयादित्य पक्का करके शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड पल्लव राजा पल्लव की राजधानी कांचीपुरम पल्लव राजा नंदीवर्मन को हराया और कांचीपुर की बात किया कांचीपुर शासन करने वाला राजा। इसका दो पत्नियां लोकेश्वर महादेवी त्रिलोकेश्वर महादेवी लोकेश्वर महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर त्रिलोकेश्वर महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया लोकेश्वर मंदिर आगे चलकर विरूपाक्ष मंदिर बना और त्रिलोकेश्वर जो हमारे पास मंदिर था आगे चलकर मल्लिकार्जुन मंदिर बना। तो आप ये पूछ सकते हैं विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वो किस समय के हैं तो आंसर वो है विक्रमादित्य सेकंड के हाँ दोनों में क्या चलता दोनों में चलता था संघर्ष है ना कौन ज्यादा सुंदर है कौन ज्यादा अच्छी है ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्या करेंगे वो ये लास्ट में एक राजा आता है जिसका नाम कीर्तिवर्मन सेकंड क्या कीर्तिवर्मन सेकंड अगर कीर्तिवर्मन सेकंड की बात करूं तो आप एक चीज जानेंगे एक राजा आता है जिसका नाम कीर्तिवर्मन सेकंड कीर्तिवर्मन सेकंड और इस कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या कौन करता है? इसकी हत्या करता है कौन? वो हमारे पास दंती दुर्ग करता है और दंती दुर्ग इन्हें हटाता है यानी वाराणसी वाला चालुक्य को हटाकर स्थापना करता है इसके वो राजपूत राजवंश की स्थापना करता है ठीक है। तो आपको एक याद रखना है वाराणसी वाला चालुक्य का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन सेकंड इस कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या करता है दंती दुर्ग हटाकर राजपूत राजवंश की करता है। जब राजपूत राजवंश की शुरुआत की थी तो मैंने वर्णन किया था कि राजपूत जो है वो वाराणसी वाला चालुक्य के सामंत थे सामंत मतलब उनके बाद आए उनकी जगह पर ना उनके बाद आए उनकी जगह पर ठीक है। चलिए एक बार नोट करेंगे इसको पीछे वाले को हमारी बढ़िए अगला हमारे पास है वो हमारे पास कल्याणी चालुक्य कल्याणी चालुक्य बड़े चलिए आगे हम ये पढ़ा तो ये कीर्तिवर्मन सेकंड वास्तविक संस्कार था वाराणसी ठीक अच्छा इसका ये किसका था? ये राजपूत का संस्थापक है ये राजपूत का अब होता क्या है अब होता है कि राजपूत जो थे उनका अंतिम राजा कौन था? अंतिम कौन था? आपके अंतिम का कल्प सेकंड था अंतिम और इसी कल्प सेकंड की हत्या कौन करता है? इसी कल्प सेकंड की हत्या करता है हत्या करता है कौन? तिलक सेकंड और तिलक सेकंड हत्या करके एक नया राजवंश लाता है जिसका नाम था कल्याणी चालुक्य कौन सा कल्याणी चालुक्य चालुक्य की स्थापना करता है। तो आपसे पूछिए कि राष्ट्रकूट से
पहले कौन थे? चालुक्य। और राष्ट्रकूट के बाद कौन थे? चालुक्य। आपसे पूछेंगे राष्ट्रकूट से पहले कौन से चालुक्य थे? बादामी के बाद चालुक्य। और राष्ट्रकूट के बाद कौन से चालुक्य थे? कल्याणी के चालुक्य थे। है ना, कल्याणी के चालुक्य थे। तो आप एक चीज समझिए, कीर्तिवर्मन से बादामी के बाद चालुक्य का अंतिम राजा था, इसकी हत्या अंतिम दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश ने की। राष्ट्रकूट का अंतिम राजा आया सेकंड, सेकंड ने की हत्या की, सेकंड ने और सेकंड ने स्थापना की कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की। यहां तक एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। अगर मैं कल्याणी के चालुक्य को लेकर बात करूं, सबसे पहला पॉइंट बनता है संस्थापक। संस्थापक इसके सामंत थे, इसके सामंत थे पहले दो पॉइंट। और इनकी क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र कौन सा था? इनको लेकर सबसे पहले तीन पॉइंट। तो संस्थापक कौन था? वो था कीर्त सेन। फिर सेकंड जो था संस्थापक कल्याणी के चालुक्य का। सामंत किसके थे? राष्ट्रकूट के सामंत थे। राष्ट्रकूट के बाद आए राष्ट्रकूट के सामंत थे। क्षेत्र कौन सा था? कल्याणी। कल्याणी क्षेत्र। हमने बता चुका हूं कल्याणी क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। ये वाला क्षेत्र है कल्याणी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि कल्याणी नगर किसके द्वारा बसाया गया? जयसिंह के द्वारा। जयसिंह के द्वारा कल्याणी नगर बसाया गया। और सोमेश्वर फर्स्ट एक राजा था, सोमेश्वर फर्स्ट के द्वारा जो पहले वादामी या वातापी के चालुक्यों की राजधानी थी या राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत, उस मान्यखेत को हटाकर चालुक्य मान्यखेत को हटाकर कल्याणी स्थानांतरित करने का काम सोमेश्वर फर्स्ट ने किया, जो कि कल्याणी के चालुक्य का था। संस्थापक तो जयसिंह सेकंड कल्याणी का, लेकिन राजधानी परिवर्तित करने का काम जो है वो इसलिए सोमेश्वर फर्स्ट ने किया। और कहां से कहां स्थानांतरित किया? आपको राष्ट्रकूट के बाद है ना, मैंने आपको बताया राष्ट्रकूट के बाद आए थे ना, राष्ट्रकूट के बाद। तो राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सी? मान्यखेत। तो मान्यखेत को हटाया, हटाकर कौन सी राजधानी? वो था कल्याणी। तभी ये कहा गया कल्याणी के चालुक्य। क्या कहा गया? कल्याणी के चालुक्य कहा गया। ठीक, तो एक बार इस पॉइंट को बना लिखेंगे यहां पर। सबसे पहली चीज लिखेंगे इसको लेकर जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। आप लिखेंगे इनके बारे में, इन्होंने कल्याणी नगर बसाया, कल्याणी नगर बसाया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट राजा के बारे में, सोमेश्वर, सोमेश्वर फर्स्ट। आप लिखेंगे इन्होंने, इन्होंने राजधानी, राजधानी मान्यखेत, मान्यखेत आप मान्यखेत की लिखेंगे जो कि राष्ट्रकूट की राजधानी थी, राष्ट्रकूट की राजधानी थी। मान्यखेत से कहां स्थानांतरित की? आपने कल्याणी स्थानांतरित की। ठीक है, कहां स्थानांतरित की? कल्याणी स्थानांतरित की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम बात करें इसको लेकर, इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट को लेकर, वो है हमारे पास अच्छा इनकी उपाधि ध्यान रखिए, इनकी उपाधि ध्यान मतलब लिख लेना, ध्यान में नहीं है। इन्हीं कहा जाता है त्रिलोक्यमल, उपाधि त्रिलोक्यमल, त्रिलोक्यमल। इन्हीं को त्रिलोक्यमल कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजों को नोट करिए, अगले राजा की बात करेंगे। अगले राजा विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6 को लेकर बात करें। 1006 ईस्वी में इन्होंने कल्याणी चालुक्य संवत की शुरुआत की। कल्याणी चालुक्य संवत की शुरुआत की 1006 ईस्वी में, इसके द्वारा विक्रमादित्य 6 के द्वारा, विक्रमादित्य 6 के द्वारा इसे लिखिए, छोटा सा लिखिए होगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालेंगे आप विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6 इनको लेकर बात करें। विक्रमादित्य 6 को लेकर तो सबसे पहला पॉइंट है विक्रमादित्य 6 को लेकर इन्होंने ठीक 1006 ईस्वी में कल्याणी चालुक्य संवत की शुरुआत की, शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इनके दरबार में दो लोग थे, इनके दरबार में दो कवि थे, दो कवि थे। और दो कवि कौन कौन से थे? पहले का नाम था हमारे पास बिरहट, और एक नाम था विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। ठीक, ज्ञानेश्वर, बिरहट और विज्ञानेश्वर, बिरहट और विज्ञानेश्वर। अगर हम बात करें इसको लेकर बिरहट को लेकर, तो इनकी पुस्तक का नाम है विक्रमांक देवचरित्र, विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमादित्य को पढ़िए, मतलब इस राजा को विक्रमांक देवचरित्र। और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, मिताक्षरा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है विज्ञानेश्वर बिरहट किसके दरबारी थे? तो आपने विज्ञानेश्वर बिरहट जो है वो विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे, और जिसमें बिरहट की पुस्तक का नाम है विक्रमांक देवचरित्र और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम मिताक्षरा। क्या नाम मिताक्षरा है? इसके बाद बात करें अंतिम राजा ना, चलिए एक मिनट लीजिए, तब तक आप इन्होंने इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर, नदी के तट पर पुरुष तुलाधार, पुरुष तुलाधार यज्ञ कराया था, यज्ञ कराया था पुरुष तुलाधार। ठीक है, इसके अलावा आप ये अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा, ठीक है, अंतिम राजा को लेकर बात करें तो वो कौन थे? सोमेश्वर फोर्थ, सोमेश्वर फोर्थ जो अंतिम राजा, सोमेश्वर फोर्थ जो थे वो अंतिम राजा थे, सोमेश्वर फोर्थ अंतिम राजा। हमें अक्षर कई बार एग्जाम में अक्षर नहीं, अधिकतर जो पूछे जाते हैं इतिहास वो अधिकतर ऐसे पूछे जाते हैं, वो करते हैं। इसलिए मैंने कोई भी कभी पाया ना तो उसकी हमेशा मैंने रचना लिखनी है, तो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं ना। तो एक बार से नोट करिए, ये हमारे पास कल्याणी चालुक्य कंप्लीट होते हैं। अगर मैं वेंगी चालुक्य की बात करूं तो आपको वेंगी चालुक्य में कुछ याद नहीं रखना, क्षेत्र कौन सा था और संस्थापक कौन था। ठीक है, इसे नोट करिए, थोड़ा सा वेंगी चालुक्य के बारे में एक दो मिनट लिखेंगे। आपको एक दो पॉइंट याद रखने वेंगी चालुक्य का क्षेत्र कौन सा, वेंगी चालुक्य का क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन पूछा गया, इन दो नदियों के बीच नदियां, ये तीन ही पॉइंट आज तक पूछे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगर बात क्षेत्र को लेकर क्षेत्र आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, और इनके जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन थे संस्थापक। और यदि बात करें नदियां तो होती कावेरी और कृष्णा नदी, कावेरी है कृष्णा नदी के बीच, कृष्णा नदी के बीच वेंगी के चालुक्य क्षेत्र, वेंगी के चालुक्यों का, चालुक्यों का क्षेत्र था, क्षेत्र था। तो ये पॉइंट बनते हैं इसको लेकर, वेंगी के चालुक्य को लेकर। ठीक है, चलिए वहीं से कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर समय ऐसा ही पढ़ूं, कोई बात नहीं। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखनी है ना, चालुक्य को लेकर बात करेंगे, बाकी आगे क्लास थोड़ा जल्दी क्लास खत्म करने की कोशिश करनी है, बाकी आगे क्वेश्चन कल करेंगे, कल करेंगे। तो इसको अब तक जो है उसको लेकर आपको याद रखिए। अब हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं एक बार समझिएगा, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं इसको लेकर बात करें। एक बचा हमारे पास पाल वंश, पाल वंश। इसके अलावा हमारे पास बचा है सेन वंश, सेन वंश। इसके अलावा हमारे पास चोल वंश, चोल वंश, चेर वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, पांड्य वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश। ठीक है, ये हमारे पास चार वंश बचे हैं जो कि हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए। चलिए ठीक है, एक और बचेगा हमारे पास पाल, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, गुर्जर, प्रतिहार, गुर्जर, प्रतिहार। ये भी तो हमें डिस्कस नहीं है, तो ये हमारे पास कुछ बचते हैं राजवंश जिन्हें आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। पाल, सेन, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, गुर्जर, प्रतिहार, ये बचे हमारे पास। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास में कोई दिक्कत समस्या तो मुझे बताइए, आपके पास एक मिनट पूछना आसान। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाला विक्रमादित्य कौन सा है? जजमेंट सीट, ठीक है। हाँ मतलब अभी हम कर रहे हैं ना इन चीजों को, इसके अंदर चार चीजें बचेंगी, है ना, सारी चीजें बचेंगी। चलिए
बाद में खत्म हो जाएगा 10 60 खत्म हो जाएगा और क्या 10 60 में कुछ भी बताएगा 10 60 में कुछ भी लिखा ठीक ठीक जो विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे वो ना वो विक्रमादित्य को हमारे पास चंद्रगुप्त सेकंड वो सबसे पहले आते थे जिन्होंने विक्रमादित्य को देखा ठीक है चलिए ना कल इसका प्रैक्टिस करेंगे जो जरूरी होता है एनसीईआरटी के पीछे नाम ही नहीं भागना है ना अभी हमारी 20 घंटे लगभग होने पड़ेगी 3 4 क्लास होंगी तो परेशान ना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हार्ड पढ़ना चीज होगी ठीक है अभी आपकी जो मॉक क्लास होती है क्वेश्चन की है ना जिन बैच में क्वेश्चन वाली क्लास होती है ठीक उन क्वेश्चन वाली क्लास में आज से करंट वाला क्वेश्चन होगा करंट वाला क्वेश्चन और एक साल की करंट वाला क्वेश्चन होगा जिसमें 250 क्वेश्चन कवर करेंगे एक साल की करंट में और लगभग 4 से 5 क्लास में 5 क्लास में कवर करेंगे और उसका क्लास पूरी होगी तो आपने जो भी क्लास में पढ़ते हो क्लास है उसमें ठीक है तो ख्याल रखिए क्लास में 100 क्लास में आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ख्याल रखिएगा